आपराधिक तत्वों के खिलाफ सीएम धामी सख्त, शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। कहा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनप्रयाग में हादसा, पहाड़ी से गिरे पत्थर और मलबे में फंसे 6 यात्री, एक की मौत, 3 घायल। सीएम धामी ने व्यक्त की शोक संवेदना। हिमालय दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा, हिमालय संरक्षण के लिए गठित की जाएगी विशेष कमेटी। निकायों के आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा की प्रवर समिति का गठन, पक्ष विपक्ष के 6 विधायक के सदस्य नामित। अब केदारनाथ समेत सभी हेलीकॉप्टर सेवा में लगेगा 5% जीएसटी, परिषद ने जताई सहमति। मसूरी में लगातार 2 महीने से रुक रुक कर हो रही बारिश, कोहरा छाने से सुबह शाम बढ़ने लगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, और देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपराधिक तत्वों के खिलाफ सीएम धामी सख्त, शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। सीएम धामी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधियों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े निर्देश दिए और कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आपराधिक तत्वों के खिलाफ सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। देवभूमि उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय हैं, सीएम धामी ने कहा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। चलिए बढ़ते आगे खबरों में, और देहरादून से एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं। देहरादून सोनप्रयाग मुनकटिया के बीच मलबा गिरने का मामला, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदना व्यक्त की। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व सेक्टर मजिस्ट्रेट रवाना हो गया और रेस्क्यू टीम द्वारा तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। 1 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 2 घायलों को बाहर निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है और घायलों को एम्बुलेंस से सोनप्रयाग भेजा गया। हादसे में हमने एक अनमोल जीवन खो दिया, और ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच भूस्खलन जारी है। खबर आपको बता रहे हैं, क्षेत्र में लगातार पत्थर गिरने के कारण कुछ लोग फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है और घायलों को एम्बुलेंस से सोनप्रयाग भेजा गया। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, और सीएम धामी ने कहा कि हादसे में हमने एक अनमोल जीवन खो दिया। बता दें, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच भूस्खलन जारी है। क्षेत्र में लगातार पत्थर गिरने के कारण लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है, और अभी तक इस हादसे में 1 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदना व्यक्त की, और इस हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व सेक्टर मजिस्ट्रेट रवाना हुए और रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक 1 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
और अब खबर लक्सर से है, जहां खानपुर क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी की बीमारी फैलने की सूचना पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने अपने अपर मुख्य चिकित्सा डॉक्टर अनिल वर्मा के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर खानपुर सीएचसी का निरीक्षण किया तथा बीमारी की बाबत चिकित्सकों व स्टाफ से जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने खानपुर के राजपुर में स्वीकृत निर्माणाधीन संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया और उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि खानपुर क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी के 600 मामले सामने आने वाली बात निराधार है। उन्होंने कहा कि अभी तक केवल 140 लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से मात्र 16 लोगों में भी हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जनपद भर में भी 140 के आसपास अभी हेपेटाइटिस के मामले हैं, जबकि जनपद भर में डेंगू का केवल एक मामला सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया और संक्रमण रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और जागरूकता अभियान के साथ इस बीमारी की रोकथाम के तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो बता भी दिया कि हमारी जो हेपेटाइटिस सी की जो कल मरीज पाए थे 600, वो गलत पूरी रूप से निराधार है। मात्र 16 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिला के 2 महीने में मात्र 194 जांच हुई थी। इसी के साथ साथ जो है माननीय विधायक के प्रयास से जो है हमारा SGS 50 बेड हॉस्पिटल कानपुर में बन रहा है, उस जमीन का निरीक्षण किया गया है। TPR कंप्लीट हो चुकी है। अब शासन लेवल पर इसका जल्दी TSC और EFT करा के इसको निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नंदा महोत्सव के तहत नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए मंगोली में धार्मिक अनुष्ठान के बाद कदली वृक्ष लाए गए। कदली वृक्ष लेने पहुंचे दल का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। रात भर भजन कीर्तन और पूजा अर्चन के बाद कदली वृक्षों को नैनीताल लाया गया, जहां वैष्णो देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कदली वृक्षों को नगर भ्रमण के बाद नैना देवी मंदिर ले जाया गया। उसका भव्य स्वागत और विशेष पूजा की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मां नंदा देवी के जयकारों से पूरा नैनीताल गूंज उठा। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पर लोग पवित्र कदली वृक्ष के दर्शनों के लिए खड़े रहे। रात से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण भी शुरू हो गया, जबकि 11 सितंबर अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत उत्साह है वो महिलाओं में। नंदा देवी आ रही है। नंदा देवी महोत्सव में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, बहुत ही आनंद आता है। मैया की कृपा रहेगी तो बहुत महिलाएं बढ़ते जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी महिलाएं आती हैं। बहुत उत्सुक रहती हैं। साल भर के अंदर मैया का इंतजार रहता है और ये सब मैया की कृपा है। मैया की कृपा बनाए रखो और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। नैनीताल वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज जैसे कि कदली वृक्ष हमारे शहर में पहुंच रहा है और हम लोग को जो है आज नंदा देवी जो है हमारे शहर में आएंगी और हम लोग में काफ़ी उत्साह है और बहुत ज़्यादा उत्साह आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ पब्लिक जो है उससे हमें लग रहा है कि काफ़ी उत्साह है और 15 तारीख तक जो है हमारे यहाँ मेला चलेगा और इस पूरे दिनों में हमें काफ़ी उत्साह रहता है। सब में काफ़ी उमंग रहती है कि नंदा देवी आ रही है हमारे शहर में और कदली वृक्ष के साथ जो है नंदा देवी आ रही है और 15 दिन बाद फिर 15 तारीख को उनकी धूमधाम के साथ विदाई हो जाएगी और साल भर जो है हमें बहुत ज़्यादा इंतजार उनका रहता है। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नंदा देवी महोत्सव की। सामूहिक सभा का आज कदली वृक्ष नगर में पहुंच चुका है। बहुत हर्ष का माहौल है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि देखिए इसमें स्कूली बच्चे हैं, लोग शहर के गणमान्य लोग हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ये सीधा केला जो है पूरे नगर भ्रमण के बाद मंदिर परिसर में नैना देवी मंदिर परिसर में जाएगा, जहां पर इसमें इसकी पूजा अर्चना होगी और उसके बाद विधिवत रूप से कल इससे मूर्ति निर्माण का कार्य किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोलीग्रांट में स्थित देहरादून हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए शासन प्रशासन इन दिनों एयरपोर्ट के आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर रहा है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीण नाराज हैं क्योंकि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर बार बार उनकी जमीन ली जा रही है। अब एक बार फिर देहरादून हवाई अड्डे के विस्तार की जद में आ रहे प्रभावित परिवारों ने हुंकार भरते हुए कहा कि जमीन के बदले जमीन और एयरपोर्ट में परिवार के व्यक्ति को रोजगार दे सरकार, तभी हम सरकार की बात मानेंगे, क्योंकि पहले भी हम विस्थापन की मार झेल चुके हैं, लेकिन अब और नहीं। शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने एक समिति बनाई है जो प्रभावितों की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएगा। ने कल जो बैठक की है उसमें काफ़ी लोग और महिलाएं काफ़ी मात्रा पे पहुंचे और सबका एक मानना है, वहाँ पर एक समिति बनाई गई। मंजीत सिंह सजवान जी उसके अध्यक्ष चुने गए और दिनेश जी उसके सचिव चुने गए और तमाम उसमें कई लोगों की समिति बनाई गई। कोषाध्यक्ष सजवान जी हैं विपुल, वो चुने गए और हमारी सबकी एक राय बनी कि जो भी विस्थापित हो, अगर गवर्नमेंट को एयरपोर्ट के लिए ज़मीन चाहिए, वहाँ के लोग राजी हैं, लेकिन ये ना हो कि उनके 2 परिवार बिहारीगढ़ बसा दी जाएं, 2 परिवार पथरी बसा दिए जाएं, 2 परिवार बंजारा वाले बसा दी जाएं, ताकि उनका पूरा परिवार जो उनकी टीरी की विरासत है उसे छिन भिन कर दिया जाए। देखिए, उनको 50 साल पहले यहाँ पे विस्थापित किया गया और आज जब वो एक पीढ़ी अपनी मतलब उस चीज़ में भुला नहीं पाए, उस याद को टीरी की भुला नहीं पाए, उन्हें दोबारा उठाने की तैयारी की जा रही है। तो हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है, जो बड़कोट रेंज में जो फॉरेस्ट जो जंगलात चौकी है और वो विभाग जो आता है, 125-30 बीघा जमीन वहाँ पर फॉरेस्ट की है और ना ही उसमें पेड़ हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल बैंक कर्मचारी बैंक के विलय के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बैंक कर्मियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। आंदोलित कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन को तेज करेंगे। धरना प्रदर्शन में बैंक की अलग अलग शाखाओं के कर्मचारियों के अलावा खाता धारक भी शामिल हुए। कर्मचारियों ने प्रबंधन व बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलित कर्मियों ने कहा कि नैनीताल बैंक न सिर्फ वित्तीय संस्था नहीं है बल्कि उत्तराखंड की धरोहर भी है। यदि बैंक प्रबंधन की ओर से विलय की कार्रवाई की जाती है तो कर्मचारियों को बनाए रखते हुए उनके सुझाव प्रमुखता से रखे जाएं। उन्होंने कहा कि विलय के विरोध में किए गए आंदोलन को एक बार फिर से तेज किया जाएगा। आज हुई इस आम सभा में भारी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने नैनीताल बैंक के विनिवेश के मुद्दे का विरोध करते हुए कहा कि हमें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है मगर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई ठोस निर्णय लिया जा रहा है। कहा कि यदि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विनिवेश का फैसला वापस नहीं लिया गया और बैंक के विलय का समर्थन नहीं किया गया तो इस आंदोलन को और आक्रामक रूप से राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रदर्शन एवं हड़तालों के माध्यम से तीव्र किया जाएगा। सर, जो आज का कार्यक्रम हमने रखा है वो जो हमारी 9 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल थी उसके लिए हमने ये रखा था। सर, हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की अंशधारिता जो हमारे बैंक में है वो 98.57% है और बैंक ऑफ बड़ौदा उस अंशधारिता को बेचना चाह रहा है। उसी के लिए लड़ाई है, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं जो भी सैलरीज वगैरह हैं वो आईबी के हिसाब से चलती है और कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा उसको हटाना चाह रहा है। तो ये उसी की लड़ाई है, उसी के लिए हम आज लोग इकट्ठा हुए हैं। बता देना चाहता हूं कि आज की जो आम सभा का आयोजन किया गया है ये यूनाइटेड फोरम नैनीताल बैंक ऑफिसर और स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, जिसमें हमने 9 तारीख की अपनी देशव्यापी हड़ताल दी थी, हड़ताल का आह्वान किया था। पर अभी हम अपने एपेक्स बॉडी के गाइडेंस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और आज ये इसका उद्देश्य इस सभा का ये है, ये डिसाइड करना है कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा हमारा। हमारी मुख्य मांगे इस संदर्भ में यह है कि जैसा कि आजकल आपको विदित है कि भारत सरकार की नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ निजीकरण करने की ओर ज़्यादा है, जबकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस उद्देश्य से किया गया था कि वो सामाजिक बैंकिंग को बढ़ावा दे। नैनीताल बैंक 102 साल पुराना बैंक है और लगातार सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और लगातार पिछले 50 वर्षों से एक लाभदायी संस्था है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आयकर देने वाला बैंक है। ऐसी दशा में हमारी ये समझ से परे है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसका विनिवेश करें। जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं तो वो उसको निजी क्षेत्र में क्यों देना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे खबरों में।
घर में खून से लथपथ 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से कस्बे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई तो पता चला प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने ही अपनी बड़ी बहन का गला रेत कर हत्या कर दी। मौके से ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस तमाम पहलुओं की जाँच पड़ताल करने में जुटी है। मंगलौर कस्बे में पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती की हत्या की गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां खून से लथपथ युवती के शव को कब्जे में लिया। पुलिस को जानकारी मिली कि युवती की हत्या उसके छोटे भाई अमन ने गला रेत कर की है। पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि प्रेम प्रसंग के चलते छोटे भाई अमन ने अपनी बड़ी बहन का देर रात गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुटी है। घटना की जानकारी लगने पर मंगलौर कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। युवती की उसके ही भाई के द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर फील्ड यूनिट और हम सब लोग यहाँ आए हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि उक्त युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके ही भाई के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। फिर भी अन्य सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन और जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। और अब खबर देहरादून से है। हिमालय दिवस के अवसर पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और हिमालय के इकोसिस्टम पर मंथन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा देश भर के प्रख्यात भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद के साथ ही उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर MG ठक्कर ने संस्थान द्वारा हिमालय के संरक्षण की दिशा में किए गए कार्य का विस्तृत विवरण किया। उन्होंने बताया कि हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है और इसके संरक्षण में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में चल रही 4 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव के दूसरे दिन नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नगर के विभिन्न हिस्सों व आसपास के क्षेत्र से पहुंचे सबसे अधिक प्रतिभागियों ने देशभक्त और धार्मिक गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। देर रात चले आयोजन में बच्चियों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। निर्णायक मंडल में शामिल रुचि चावला, मीनू पुंडीर, पूजा नंदा व सीमा आर्या ने 23 बच्चों को फाइनल राउंड के लिए चुना। उनमें से प्रथम 11 प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य सभी प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक कमल चावला ने बताया कि बच्चों को धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक करने के साथ एक ऐसा मंच देने का प्रयास किया गया है जिससे वो आगे बढ़कर शहर और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। कार्यक्रम सह संयोजक अरविंद कश्यप ने कहा कि मंगलवार को भंडारे और शोभा यात्रा के बाद श्री गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाएगा। वहीं बच्चों के विभिन्न प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया।
गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति जी का प्रोग्राम है ये और नोवा प्रोग्राम है। ये हम छोटे छोटे बच्चों के लिए करते हैं। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हैं, धार्मिक उसमें कर रहे हैं। अभी एक ग्रुप के अंदर आर्मी का ग्रुप था, आपने उनमें भी देखा कितने छोटे छोटे बच्चों ने कितना बढ़िया प्रोग्राम करा। तो हम यही चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मौका दिया जाए जो हमारे शहर का, देश का नाम रोशन करे, जिससे हम लोगों का भी नाम ऊपर होगा और इस शहर का, इस देश का नाम भी रोशन होगा। बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं 100 बच्चों को आपने कहा था, लेकिन बच्चों को उत्साह देखने को मिला है। देखिए, मना किस बच्चे को करे, सब बच्चे हमारे हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते। अब जहाँ तक प्रभु की इच्छा प्रोग्राम चलेगा हम चलाएंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है, कल हमारी मूर्ति स्थापना हो गई थी। आज बच्चों के डांस हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखा है और इसमें हमारे पास 100 के लगभग बच्चों के फॉर्म आए हैं और ये हमारा मेरे ख्याल 30वां चल रहा है। तो लोगों में बहुत उत्साह है, उनके पेरेंट्स में, बच्चों में बहुत एक वो होती है लगन के अपना वो दिखाएं, प्रतिभा दिखाएं। और आप देख ही रहे हो छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा तो भगवान श्री गणेश जी से ये प्रार्थना है कि बच्चों को इतनी शक्ति दे जो हमारे रुड़की का नाम रोशन करें और आगे आकर अपने रुड़की का नाम और अपने देश का नाम ऊंचाइयों तक ले जाए। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। गूलर भोज के पीपल पड़ाव रेंज में वन कर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में एक नामजद आरोपी गुरमीत उर्फ गेजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 12 बोर की बंदूक और 4 कारतूस तमंचा बरामद हुए। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। उधम सिंह नगर वन कर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, बंदूक और 4 कारतूस बरामद। गूलर भोज के पीपल पड़ाव रेंज में वन कर्मियों पर फायरिंग करने के मामले में एक नामजद आरोपी गुरमीत उर्फ गेजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 12 बोर की बंदूक और 4 कारतूस बरामद हुए हैं और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इस नोट को सबको 6 तारीख को गदरपुर थाना। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस पर आपत्ति पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक ने जमानत के लिए खंडपीठ में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि एकल पीठ ने बीते सोमवार को मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर यह कहकर खारिज कर दिया था कि इस मामले में संबंधित जमानत याचिकाओं की सुनवाई खंडपीठ कर रही है, इसलिए खंडपीठ में जाएं। जबकि राज्य सरकार पर कहा गया कि आरोपी यूएपीए जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और एनआईए एक्ट के तहत सेशन कोर्ट को विशेष कोर्ट के अधिकार प्राप्त हैं और सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी जा सकती है। इसका विरोध करते हुए आरोपी की ओर से कहा गया कि सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट नहीं है, इसलिए एकल पीठ अपील पर सुनवाई कर सकती है। आगे ये भी कहा कि इस मामले में रेगुलर पुलिस जांच कर रही है, उन मामलों में खंडपीठ सुनवाई कर सकती है जिसमें एनआईए ने जांच की और स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हो। यहां मामले की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट जमानत प्रार्थना पर तो खारिज कर दिया। सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट नहीं है। मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों सहित कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। दंगे के दौरान दंगाइयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेर कर गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस की जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी ये भी है। कि पहले हमने सिंगल जज बेंच के यहाँ लगाई थी, जिन्होंने निर्देश किया कि ये यूएपीए से संबंधित जो मामले हैं उनकी बेल की सुनवाई डबल बेंच सुनेगी।
तो आज उन्हीं के डायरेक्शन के अंतर्गत हमने ये अपील लगाई और उस अपील में सरकार ने 2 हफ्ते का ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय मांगा। 16 अक्टूबर। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का